तो प्यारी बच्चियों को हमारा नमस्ते। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए गृह विज्ञान का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। 2026 की बोर्ड परीक्षाएं जैसा कि आप जानते हैं फरवरी में होना प्रस्तावित हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके तैयारी आपको बराबर करते रहना है। अब थमना बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहिए और चिंतन करते रहिए। चिंतन और चिंता में बड़ा अंतर है। चिंता बहुत ही जलाती है अंदर अंदर, और चिंतन आपको विद्वान बनाता है। तो चिंता नहीं करनी है, बट चिंतन करते रहना है कि हमारी कौन सी चीजें छूट रही हैं, हमें कौन सी चीजें कवर करनी है। तो ऐसे ही टाइप का मॉडल पेपर जो मैं दे रहा हूं, ऐसे ही टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर इसी पैटर्न पर 100% पैटर्न यही होगा। अब ये मत कहना कि सर क्वेश्चन यही होंगे, लेकिन यहां जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बस इस तरह शैक्षिक उद्देश्य के लिए ध्यान में रख करके पढ़िए और मैं पूरा हल कराने की कोशिश करता हूं। देखो, एक त्रुटि यहां पर मुझसे हुई है। पूर्णांक यहां पर 70 का होता है। चूंकि 70 का पूर्णांक होता है और यहां पर 30 अंक का आपका क्या होता है, प्लस 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है ना। वो मैम आती हैं प्रैक्टिकल वाली, सर भी आ जाते हैं कभी कभी। चलो, अब भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आपको इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं पढ़ के। क्या है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, ये तो आप जानते हैं। 1 से 4 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें आपके 5-5 प्रश्न मिलेंगे, यानी कुल मिला के जो 20 बहुविकल्पी होंगे, एक एक अंकों के होंगे, 20 अंकों के। ठीक है, 20 बहुविकल्पी 1 अंक के होंगे, 20 अंकों के होंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर पे नहीं देना है, कॉपी पर ही देना है। प्रश्न संख्या 5 से लेकर के जो 10 तक हैं वो अतिलघु उत्तरीय हैं। इनका उत्तर लगभग आपको 1-2 लाइन में निपटा देना है, 25 शब्दों की सीमा है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक 50 शब्दों में उत्तर दे देना है, और 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय हैं, 150 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 150 शब्द का मतलब है कि 2 पेज, 50 शब्द का मतलब है लगभग 1 पेज से कम। अब आइए भैया बहुविकल्पी प्रश्न बेटा हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन कार्य अवस्था का साधन है? कार्य व्यवस्था का साधन कौन सा है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो का और खा दोनों हो जाएगा। देखो, सभी लोग अपनी सभी सहेलियों को भेज दो ताकि उनको पता चले कि यहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है गृह विज्ञान की भी। अभी तो ये पहला पेपर है, लेकिन हम लोग गृह विज्ञान के कम से कम 20 पेपर करेंगे, और 20 पेपर करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो तुरंत आप हल कर देंगे। मैं कॉपी कैसे लिखी जाती वो भी ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें, ज्ञान सिंधु ऐसे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। मानवीय अथवा अमूर्त साधन ये कार्य व्यवस्था के साधन हैं, अमानवीय और भौतिक साधन ये दोनों हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा सही होगा। निम्न में से तरल आहार कौन है? तरल आहार की बात करें, नींबू पानी, घुटी दाल, केला, या फिर सूजी की खीर। देखो, सूजी की खीर भी थोड़ा सा हलवा टाइप में होती है, तो ये तो लिक्विड है नहीं, है ना। केला, केला भी कोई लिक्विड नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं और ये भी उत्तर नहीं। नींबू पानी और घुट्टी दाल दोनों हो सकती हैं, परंतु यहां पर जो सही जवाब एकदम होगा वो आपका नींबू पानी होगा, सबसे तरल में। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से आप सब जानते हैं घेंघा नामक एक रोग होता है, लेकिन अब घेंघा यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप क्या लिखेंगे? आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड गलगंड होता है, हेपेटाइटिस बी होती है, एड्स होता है, या कुकुर खांसी होता है। एड्स का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एचआईवी वायरस, इसी का एचआईवी वायरस के चलते एड्स फैलता है। तो एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो यहां पर सही जवाब होगा थायराइड, यानी कि गलगंड, जिसको आप घेंगा भी कभी कभी शायद बोलते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है पोषण का निर्धारण होता है, आयु के अनुसार होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार होता है, श्रम के अनुसार होता है, या इनमें से सभी के अनुसार होता है। तो देखो, पोषण का जो निर्धारण है आयु के हिसाब से भी होता है, पोषण का निर्धारण शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी होता है, श्रम के अनुसार भी पोषण का निर्धारण होता। मान लो कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा सा उसकी खुराक भी ज्यादा होगी, डाइजेशन उसका ज्यादा होगा, है ना। तो इनमें से सभी ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? बचत, श्रम तथा समय की बचत, खाद्यान्नों का सदुपयोग, या इनमें से सभी। तो खाद्य प्रौद्योगिकी का जो महत्व है वो होगा इनमें से सभी, चूंकि खाद्य प्रौद्योगिकी से बचत भी होती है, श्रम और समय की भी बचत होती है, और खाद्यान्नों का सदुपयोग भी अच्छे तरीके से हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम कहते हैं WTO, अब इसका आपको समझना है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी लिखने को आती है। तो इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसकी पूछी है स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो 1991, 95, 93 या फिर 97। तो सही जवाब जो होगा वो 1995 हो जाएगा। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। इसके बाद फुल फॉर्म एक और पूछा है FPO, ठीक है, FPO, ठीक। अब भैया यहां पर आपको सब सही लगेंगे, लेकिन फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, फ्रूट प्रिवेंशन ऑर्डर है, या इनमें से कोई नहीं है? हम बताएं आपको, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, फूड होगा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO, ध्यान रखना, ठीक है। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को क्या माना जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर शैशवावस्था? तो जन्म से 8 वर्ष की आयु को हम बाल्यावस्था में गिन सकते हैं, या साथ में हम कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। हाँ, इसे हम सही में लगाएंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लगभग 2 से 6, 7, 8 वर्ष तक प्रारंभिक रहती, फिर बाल्यावस्था कही जा सकती है ना। तो पुस्तक के अनुसार मैं आपको बताए दे रहा हूं 2 से 6 वर्ष तक है। तो यहां कंफ्यूजन वाला थोड़ा सवाल भी है। शैशवावस्था किसे कहते हैं? शैशवा यानी कि जो शिशु होता है। अब ये शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे हम शैशवावस्था कहेंगे, ठीक है। वैसे तो 1 वर्ष मानी जा सकती है और 6 माह भी मानी जा सकती है, लेकिन यहां जब ऑप्शन में मेन जो सही लग रहा है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। इसके बाद कहता है कि विद्यालय एक है। क्या है विद्यालय? संस्था है, समाज है, परिवार है, योजना है ना। आपके यहाँ भाषण देते वक्त आपके टीचर कहते हैं विद्यालय परिवार की ओर से नमस्कार, विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयां, बट विद्यालय परिवार नहीं होता है। वैसे तो परिवार की तरह है, बट होम साइंस की दृष्टि से, समाजशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो विद्यालय एक संस्था है, ऑप्शन नंबर का। समाज की मूल इकाई क्या होती है? घर, परिवार, एक समाज, एक परिवार, समुदाय। देखो, परिवार समाज की मूल इकाई होती है। परिवार से गांव बनते हैं और गांवों से समाज बनता है, इस तरह। तो परिवार ही मेन यहां पर समाज की मूल इकाई माना जाता है, ऑप्शन नंबर का सही होगा। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? रंगों के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? यानी कि प्रारंभिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग या मूल रंग कहते हैं ला पीनी, याद रखना, ला पीनी यानी लाल, पीला, नीला, ये 3 मुख्य प्राथमिक रंग हैं, और कुछ लोग चौथा हरा भी मान लेते हैं। तो यहां पर कहता है कौन सा नहीं है?
तो ला पीनी, पीला, नीला, हरा, लाल, ठीक है, लाल, पीला, नीला, ये हरा प्राथमिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक रंगों में केवल 3 मुख्य रंग शामिल हैं, ला, पीनी, ठीक है, लाल, पीला और नीला, याद रखना। और प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही द्वितीयक रंग बनते हैं। द्वितीयक रंगों में हरा भी आ जाता है, बैंगनी, ऑरेंज, ये सब आ जाता है। चित्रकला पढ़ाएंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। फैशन फैड्स का क्या अर्थ है? देखो, ये जो प्रश्न है, हालांकि ये शायद 23 में आया हुआ सवाल है, बट फैशन फैड्स के बारे में बड़ी मामला अलग अलग हो जाता है। अस्थाई फैशन है, चलित फैशन है, चिरकालिक फैशन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैशन फैड्स है वो क्या है? एक अस्थाई फैशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? एक अस्थाई फैशन होता है। एक अस्थाई फैशन को जल्दी लोकप्रिय हो जाना, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाता है, तो इसी को हम फैशन फैड कहते हैं, है ना। तो ये एक अस्थाई फैशन होता है, क्योंकि ये ट्रेंड चलता है फिर समाप्त हो जाता है, तो इसको हम अस्थाई लगाएंगे। बट आपकी एक पुस्तक में मैंने देखा था तो उसमें चलित फैशन भी था। चलित फैशन अलग चीज है, वो स्थाई होता है, वो फैशन फैड्स नहीं है। चलित फैशन अलग है, तो अस्थाई फैशन लिख लीजिएगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ हैं? तो भैया, वस्त्रों की नियमित धुलाई से वस्त्र क्या है? साफ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल सही। वस्त्रों में दुर्गंध दूर हो जाती है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। अब यहां पर इनमें से सभी सही हो जाएंगे, तो इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है, यानी क्या मुहैया कराता है? तो होटल आवास, भोजन, अन्य सेवाएं, इनमें से सभी, तो ये सब देता है। देखो, होटल में आप जाएंगे तो रहने को भी स्थान मिलेगा, भोजन भी मिल जाएगा आपको, और भोजन के साथ साथ थोड़ी बहुत अन्य सेवाएं भी मिल जाती हैं, जैसे जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो बार वगैरह भी होते हैं। उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुएं व सेवाएं बेचने वाला। बेचने वाला तो क्रेता, विक्रेता होता है भाई, है ना, सेवा प्रदाता होता है। तो यहां पर वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला जो है उसे ही हम कहेंगे उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। फिर है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। देखो, कौन सा अधिकार उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता? तो सुरक्षा का अधिकार है उपभोक्ता को, जानकारी का भी अधिकार है कि सही जानकारी उसको हासिल हो, चयन करने का भी अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। चुनाव लड़ना एक अलग चीज हो गई, उपभोक्ता के मामले में चुनाव कहां से आ गया? संचार माध्यमों में शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं संचार माध्यमों में? रेडियो हैं, टीवी हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, तो इनमें से सभी ये होगा। मैंने देखा है अक्सर गृह विज्ञान के जो पेपर बनते हैं उनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनमें से सभी ऐसे ज्यादातर सही होते हैं, बट आप पढ़ के लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा तुक्का। अभियान रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसकी विधि हैं? ये किसकी विधि हैं? विकास संचार, विकास पत्रकारिता, विकास अभियान, या फिर क्या कह सकते हैं, अभियान रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसकी विधियां हैं? विकास संचार की, विकास अभियान की, विकास पत्रकारिता की, या विकास प्रौद्योगिकी की? तो यहां पर हम सही जवाब लगाएंगे विकास संचार की, ठीक है। उपभोक्ता निम्न में से क्या उम्मीद करता है? अब बताओ भाई, उचित कीमत, अधूरी जानकारी, मिलावट या गलत माप? तो भाई एक उपभोक्ता की उम्मीद यही होगी कि भाई उचित कीमत पर चीजें मिल जाएं, उचित कीमत पर ही हमको वस्तुएं मिल जाएं, हम खुश हैं। इसके बाद आपके आएंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के होंगे, एक एक लाइन में आपको निपटाना होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा, नहीं तो आपके पास समय कम रह जाएगा और आप लिखने में समस्या खड़ी हो सकती है। कुछ
कम उत्तर आप लिख पाएंगे तो कम अंक भी आपके आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप लोग संक्षिप्त रूप में शुद्ध शुद्ध सही सही चीजें लिखें। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में लिखिए। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे? यहां कार्य प्रमुख रूप से आय का स्रोत होता है। आप नौकरी करें चाहे जीविका चलाएं, कार्य जो है अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर सब काम खत्म। तो कार्य प्रमुख रूप से आय का स्रोत होता है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। जितना उत्तम कार्य उतना उत्तम पारितोषिक और उतनी उत्तम जीविका चलेगी। फिर है आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार आपको पता होगा, दो प्रमुख प्रकार हैं आहार के। वैसे प्रकारों में से अंदर और प्रकार भी होते हैं, बट मुख्य दो प्रकार लिखिएगा, नियमित आहार और संशोधित आहार। संतुलित आहार क्या है बताइए? संतुलित आहार सबको पता है कि संतुलित आहार भैया उसमें संतुलन, एक बैलेंस डाइट होती है। संतुलित आहार का आशय यह है कि सही मात्रा में उचित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करना। पीने वाली चीजें, खाने वाली चीजों का एक उचित मात्रा में सेवन करना ही संतुलित आहार है। और संतुलित आहार शरीर को तमाम आवश्यक पोषक तत्व देता है जिससे बेहतर ढंग से शरीर काम करता है। संतुलित आहार खाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बेस्ट रहता है, बेहतर रहता है। ये लिख दीजिएगा, क्योंकि जिनके भोजन में संतुलन नहीं है उनके शरीर में भी संतुलन नहीं रहता है। नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहा है, कोई शरबत ज्यादा पी रहा है, कोई नमक ज्यादा खा रहा है, कोई चावल ज्यादा खा रहा है, कोई रोटियां ज्यादा खा। हमें एक बैलेंस बना के चीजें खानी है, वही है संतुलन। खाद्य संक्रमण से आप क्या समझते हैं? खाद्य संक्रमण, देखो खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर तेजी से वृद्धि करते हैं जिसके कारण तमाम रोग उत्पन्न होते हैं और वही क्या करते हैं? हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, हाँ। कुछ लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मन जो है बहुत ज्यादा पढ़ाने को उत्सुक होता है, मोटिवेट होता है। खाद्य संक्रमण हो गया। वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? माता पिता की एब्सेंस में, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उनकी देखभाल करना ही वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। ठीक है। परिधान रचना में कला के किन तीन तत्वों का प्रयोग होता है? तो देखो, परिधान रचना में कला के तीन मुख्य तत्वों का प्रयोग होता है जिसका नाम है रंग, आकार और रूप। ये तीन तत्व हैं, रंग, आकार और रूप। इसके बाद है अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? तो अस्थायी फैशन वैसा फैशन जो कम समय के लिए होता है और एक ही बार आकर चला जाता है, अस्थायी फैशन कहलाता है। इसके डिजाइन ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित बिल्कुल नहीं करते, थोड़े दिनों का ट्रेंड होता है, तो यही होता है अस्थायी फैशन। इसके बाद है अतिथि देवो भव से आप क्या समझती हैं? जिस गेट पे लिखा होता था मेहमान होता है भगवान के समान, जिस गेट पे लिखा होता था भगवान मेहमान होता है मेरा भगवान के समान, लेकिन तरक्यात जमाना तो देखिए उस गेट पे लिखा है कि कुत्तों से सावधान। तो अतिथि देवो भव का मतलब है मेहमान मेरा भगवान के समान है, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। तो प्रत्येक अतिथि का सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए, उनकी समस्त प्रकार की अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। यही अतिथि देवो भव में निहित अर्थ हमको बताता है। इसके बाद है
उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ बताइए। अब उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभों में आप लिख दीजिए, सबसे पहले सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास होता है। अगर आपको कंज्यूमर आप हैं और आपको नॉलेज है कि एक ग्राहक के क्या अधिकार हैं, ग्राहक को क्या क्या जरूरी है चीजें, तो नंबर 1 सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास होगा। नंबर 2 हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगेगी। ये 2 विशेष हैं। संचार को परिभाषित कीजिए। संचार आप जानते हैं, टीवी, अखबार, रेडियो, ये सब क्या है? संचार ही है। तो संचार को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे किसी भाषण, लेख, संकेत या व्यवहार के माध्यम से विचार, सूचना, संदेश इत्यादि का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अब यहां से एक एक नंबर के अतिलघुत्तरीय खत्म हुए, अब 2-2 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। आजीविका के लिए जीवन कौशल क्या है? आजीविका के लिए जीवन कौशल क्या है? तो लिखेंगे आप ऐसे अपने आप से, भावों से लिखिए अगर पढ़े होंगे तो। जीवन कौशल अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार हेतु क्षमताएं हैं। ये दैनिक आवश्यकताओं, चुनौतियों का समाधान करने योग्य बनाते हैं। जीवन कौशल जीवन पर्यंत उपयोगी रहते हैं और स्वास्थ्य व कल्याण को सक्षम बनाते हैं। WHO के अनुसार हमें जो है इनमें चिंतन, प्रतियोगिता करने तथा सामाजिक कौशल भी सम्मिलित होते हैं। ये परिवार, समाज में आपसी क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। भाई जीवन कौशल है तो कठिन परिस्थितियों से उबरने का भी सामर्थ्य आप में पैदा होता है अगर आप में जीवन कौशल है? चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको सावधान करते हैं, उचित व्यवहार करने योग्य बनाते हैं, नकारात्मकता को निकालते हैं, अनुचित व्यवहार को रोकते हैं, पॉजिटिवनेस की ओर ले जाते हैं। ये सब है जीवन कौशल, है ना। इसके बाद कहते हैं कि पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार बताइए। पोषण की दृष्टि से आहार के 2 प्रकार हैं, पहले भी हम बता चुके हैं आपको। पहले नंबर पे तो आप लिखेंगे पोषण की परिभाषा कि आहार में सभी पोषक तत्वों की समुचित मात्रा आयु, लिंग, शारीरिक अवस्था, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार ही दी जाती हैं, वही पोषण होता है। नंबर 1 नियमित आहार, नंबर 2 संशोधित आहार। अब नियमित आहार में तो आप जानते हैं नियमित आहार के अंतर्गत क्या लिखेंगे। आहार के 2 प्रकार होते हैं, नियमित आहार, संशोधित आहार। नियमित आहार में जैसे सामान्य भोजन है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक है, यह नियमित आहार है। लेकिन संशोधित आहार रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता के अनुसार बदला हुआ आहार जो है वो संशोधित आहार कहलाता। संशोधन माने ही होता है चेंज करना, बदलना। तो संशोधित आहार क्या होता है? रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता अनुसार बदला हुआ आहार। जैसे डॉक्टर ने कहा उसको कि दाल का सूप पीना है, चावल की रोटियां खानी है, हालांकि नहीं बताई जाती, या बेसन की रोटी ही खानी है, दही ही खाना है, तो उसके हिसाब से भोजन को आपका संशोधन कर देना ही संशोधित आहार कहलाता है। अब इसमें शामिल जो तमाम संशोधन हो सकते हैं, जैसे क्रमबद्धता और बनावट का भी संशोधन होता है ना। बनाने में संशोधन होता, क्रमबद्धता में संशोधन होता कि आपको जैसे पहले आप रोटी, दाल, चावल इतना ऐसा ऐसा ये खाते थे, लेकिन उसमें भी संशोधन हो जाता है। ऊर्जा, कैलोरी में भी वृद्धि की जाती है या कमी की जाती। मान लो किसी को ज्यादा, कोई मोटा है तो उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता है, वो उठता चलता नहीं है, कम चलता है, बैठा रहता है, तो उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता है। वहीं पर कैलोरी में ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता उसको होगी जो रोगी हो चुका होगा, दुबला पतला होगा, उसको वजन बढ़ाना होगा। इसके बाद विशिष्ट पोषक तत्वों की पोषकों की या कह सकते हैं पोषक तत्वों की मात्रा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधित आहार में होता है ना। जैसे शल्य क्रिया में अधिक प्रोटीन की जरूरत है, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन में अधिक प्रोटीन की जरूरत है। गुर्दे की बीमारी में कम प्रोटीन की जरूरत है। फाइबर, वसा, सोडियम आदि में कमी वृद्धि की जा सकती है। एलर्जी या पथरी की स्थिति में विशिष्ट खाद्य पर रोक लगाई जाती है ना। इसके बाद है कि आप लिख सकते हैं कि भोजन संख्या व समय में परिवर्तन होता है संशोधित आहार में। भोजन देने के मार्ग का भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे तरल आहार दिए जाते हैं, है ना, विशेष योजना के तहत आहार दिए जाते हैं, तो ये संशोधित आहार हैं।
तो अब इसके बाद अगला सवाल आता है, खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाइए। तो खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? देखो, खाद्य प्रौद्योगिकी की इंपॉर्टेंस वहां होती है, खाद्य प्रौद्योगिकी के चलते सुरक्षित और सुविधाजनक भोजन आपको मिलता है। खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं। पाश्चुरीकरण ने सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित की है, यही खाद्य प्रौद्योगिकी की देन है। सेना की आवश्यकताओं के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं हो रही हैं। पोषण और भोजन की विविधता भी है खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है, और खाद्य सुरक्षा और रोजगार भी मिल रहा है खाद्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो तमाम महत्ताएं लिख सकते हैं ऐसे। बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? देखो, बाल केंद्रित उपागम का मतलब यह है कि बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चा जैसा चाह रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। बाल केंद्रित उपागम से मतलब यही है कि छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण जो होता है उसको हम बाल केंद्रित उपागम कहते हैं। जैसे खेल खेल में सीखना, पढ़ाई को रुचिकर बनाता है ये खेल खेल में सीखना। इससे बच्चे उस पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और खेल खेल में उनका मनोरंजन के साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है। विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए अनौपचारिक केंद्र होते हैं। अनुकूल सीखने का एक वातावरण मिलता है बाल केंद्रित उपागम से, घर के वातावरण के पूरक के रूप में कार्य करता है। विकास में सहायता भी मिलती है बच्चे को, घर में कमी होने पर बच्चों के वृद्धि और विकास में मदद करता है ना बाल केंद्रित उपागम। इसके बाद अगला कौन सा सवाल है, युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं? तो बात करेंगे अगर युवाओं के लिए, देखो गृह विज्ञान कोई ऐसी विषय नहीं है जिसका रट्टा मारा जाए। गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसको समझकर भी लिखा जा सकता है। तो युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं? तो युवाओं के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं, ऐसा कॉपी में हेडिंग डाल के लिखेंगे। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, मैं लंबा नहीं बता रहा हूं, मैं केवल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो लिख लेंगे। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। लाभदायक रोजगार और व्यक्तिगत विकास, और कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध संरक्षण, खेल, शारीरिक शिक्षा, साहसिक और मनोरंजन के अवसर भी युवाओं के लिए ये कार्यक्रम जो है उपयुक्त होते हैं। ठीक है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो फैशन चक्र के विभिन्न स्तर इस तरह कह सकते हैं। शैली की प्रस्तुति, इसका मतलब यह है, नंबर 1 लिखेंगे शैली की प्रस्तुति। शैली की प्रस्तुति का मतलब यह है कि डिजाइनर द्वारा नई शैली का निर्माण करना। लोकप्रियता में वृद्धि, तो यह कह सकते हैं कि फैशन को अपनाने वालों की संख्या बढ़ाना, है ना, जैसे लोकप्रिय हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग उसको चाहने लगेंगे। लोकप्रियता की पराकाष्ठा, फैशन की उच्चतम मांग और नकल। लोकप्रियता में कमी, उपभोक्ता कुछ फैशन से ऊब जाते हैं तो कीमतें घटती हैं और वो वाले जो फैशन है वो लोकप्रिय नहीं रह जाता है। और फिर है अप्रचलन, लिख देना। अप्रचलन मतलब फैशन समाप्त हो जाना, नया चक्र शुरू हो जाना, ये अप्रचलन है। किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं, लिखिए। किसी होटल में शाकाहारी, मांसाहारी ये भी भोजन होते हैं। किसी होटल में रोटियां जैसे सादी, तंदूरी रोटी, स्टफ रोटी, नॉन रोटी ये होती हैं। सब्जियां, सलाद, अचार, पापड़, मिठाई ये सब होती हैं। सूप, चाय, कॉफी, ठंडे पेय, आइसक्रीम, पानी वगैरह ये भी होते हैं किसी होटल में। ये सारी सेवाएं भोजन की होती हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन का लोकतंत्रीकरण के बारे में लिखिए। सिलाई मशीन का आविष्कार कहां हुआ, किसने किया? तो सिलाई मशीन एलियास होवे जूनियर 1846 में इन्होंने किया था। लॉकस्टिच डिजाइन कह सकते हैं। और हुआ यह था कि सस्ते कपड़े का निर्माण हो जाता था और इससे औद्योगिकीकरण भी बढ़ा। तो फैशन
लोकतंत्रीकरण के बारे में लिखिए। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद और राय व्यक्त कर सकता है। फैशन लोकतंत्रीकरण यही है, ठीक है। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के माध्यम से फैशन लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला सवाल मिलेगा कि लक्षित बाजार किसे कहते हैं? सूचना और संचार पर। अच्छा, तो लक्षित बाजार बताओ भाई। देखो, लक्षित बाजार होता है संभावित ग्राहकों का एक विशिष्ट समूह, ये लक्षित बाजार कहलाता है। उत्पाद और सेवाओं पर केंद्रित विपणन होता है एक लक्षित बाजार में, है ना। आयु, लिंग, आय, शिक्षा, रुचियां, स्थान, ये सब विशेषताएं रहती हैं लक्षित बाजार में। और पहचान से विपणन रणनीति प्रभावी बनती है एक लक्षित बाजार में, ठीक है। इसके बाद अगला, सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सूचना और संचार क्या है? सूचना और संचार के जो मुख्य अंग हैं उनमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंकीय प्रसारण, दूर संचार, ये सब सूचना और संचार के अंग हैं। सूचना और संचार का जो उपयोग है वो सूचना प्रदान करने में, बाजार प्रसार में और जन सेवाओं में होता है। सूचना और संचार के जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं लिख दीजिएगा। जैसे बैंकिंग, वित्त, रोजगार, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी इससे संभव हैं। सूचना और संचार ने विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। निर्धन व्यक्तियों का जीवन भी सुधरा है। टेली सेंटर का भी निर्माण हुआ है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी भविष्य की विकास की वाहिकाएं हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता, तो ये भी उसी में लिख सकते हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न आएंगे वो भैया 5-5 नंबर में आएंगे, है ना। सुकार्यिकी आर्गोनॉमिक्स से आप क्या समझती हैं? इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताइए। भारत में पोषण संबंधी क्या समस्याएं हैं? खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वृद्धजनों के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं? इनकी सहायता के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? अतिथि प्रबंधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के अधिकार तथा समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियों तथा उनका महत्व लिखिए। तो ये कुछ विस्तृत उत्तरीय सवाल हैं जिनके उत्तर हम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जबानी चिल्लाते चिल्लाते आपको कम समझ में आएगा। और विस्तृत उत्तरीय जितने प्रश्न ये यहां पर हमने पढ़ इसलिए दिए हैं कि आप इनको अपनी किताब में खोजें और आराम से तैयार करें, क्योंकि ये पेपर इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहां पर रखा है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाइए। और जितने मॉडल पेपर हम देंगे, एक बार कर लेंगे ना सारे के सारे मॉडल पेपर, तो ये समझिए कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, उम्मीद से ज्यादा अंकों से पास होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही था। अपनी सभी सहेलियों को भेज दीजिए इस पेपर को, ताकि सब जान जाएं कि हाँ, यहां पर गृह विज्ञान भी पढ़ाई जाती। देखो, आपकी जितनी भी कला वर्ग की विषय हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सब आपको, लगभग सारे के सारे मॉडल पेपर आपको दिए जाएं। कोशिश हमारी यही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।